नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे कामकाज करती रही है। या पे कहती है कंपनी जो वैल्यू क्रिएशंस को लेकर के क्रॉस द कैपिटल स्ट्रक्चर्स को लेकर के हो, या कंपनी की यदि आप इन बिजनेस मॉडल में देखा जाए जहाँ पे बैलेंस इन्वेस्टमेंट अप्रोच हो कैपिटल जो प्रिजर्वेशन की बात किया जाता है, प्लेटफॉर्म जो प्रोफेशनलाइज चीज को लेकर यहाँ जिक्र करती देखी गई। वहाँ पे ड्राइविंग ग्रोथ को लेकर ये कंपनी कहती है कि इनके पास 134 मिलियन प्लस का नेटवर्थ की बात को नंबर को साझा करती है। वहीं पे जो क्रेडिट रेटिंग है इसका लेकर के वो ये मैनेज स्टेबल की बात उन्होंने क्रिसिस के बेसिस पे जो क्रिसिस एजेंसी है उसने जो किया था उसको लेकर रिकॉर्ड दर्ज करती देखी गई। तो वहाँ कंपनी एज ए एनबीएफसी लिस्टेड भी है और एनबीएफसी एज कामकाज करती है। खास करके देखा है तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर्स को लेकर के जो इनका कामकाज है उस पे डील करती देखी गई। ये कंपनी देखा जाए तो कह सकते हैं कि महाराष्ट्र बीच कंपनी रही है, चाहे इनका ऑफिस हो या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस की बात किया जाए। जो कंपनी का कारोबार से रिलेटेड जो कंपनी का काम है उसमें मार्केट एंड प्राइवेट इक्विटीज को लेकर हो, क्रेडिट बिजनेस को लेकर के हो, इनमें कंपनी का जो कारोबार है वो बढ़ती घटती दिखती नजर आती है। चलिए कुछ प्रोसेस को जरा समझने की कोशिश करते हैं जहाँ पे मार्केट में जो फिलहाल के सिचुएशन में जो इनका ग्राफ कहता है, इनकी जो इंटरेस्ट ऑफ निवेशकों को लेकर इंफॉर्मेशन साझा करते हैं उसके मुताबिक देखा है तो बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट बहुत ज़्यादा पिकअप पे नहीं है। 218% की ऊंचाइयों पे ट्रेड करती देखी गई। जबकि इन कंपनी को लेकर देखा जाए तो कहते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक के अंदर आती है। और तीसरे पहलू की बात करें तो इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे यदि कंपेयर करेंगे तो पूरे के पूरे अंडर वेट की बात शामिल करती है। अर्थात इन कंपनी की यदि इन ग्राफ के मुताबिक देखते हैं तो ये लगता है कि शायद यहाँ पे अभी अंडर वैल्यूड है, अंडर वेट है, तो शायद यहाँ से मार्केट को एक नई आयाम पे पहुंचने में मदद हो सकती है। जबकि हायर और लोअर की यदि बात किया जाए तो यदि 2000 की प्राइस से यदि देखा जाए तो करीब करीब 400 रुपए के आसपास गिरावट हो चुकी है, कह सकते हैं नियरली यदि बात करें तो। और बॉटम से लेकर यदि चर्चा किया जाए तो ये कह सकते हैं कि यदि एग्जैक्टली परसेंटेज वाइज यदि आप इन सभी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं केवल और केवल बिना कोई चार्ट ग्राफ को देखे हुए, तो ये कह सकते हैं कि 1600 जो हैं वो 1642 रुपये के आसपास की प्राइसेस हैं। जबकि इसमें 2010 के आसपास जो है वो हायर रेंज क्रिएट किया था और 576 रुपये के आसपास की इनकी बॉटम रेंज क्रिएट करती देखी गई। यदि इन तीनों प्राइसों को आप अवलोकन करेंगे तो ये कह सकते हैं जो लोअर से जो मार्केट की रेंज रही वो 185% की आसपास उछाल क्रिएट करती देखी गई। जबकि हायर से कंपनी केवल 20% ही टूटा हुआ दिखता है और ये 20% कवर करना कोई बड़ी बात नहीं होता मार्केट में। कभी मार्केट 20% चल जाता है, कहीं 20% गिर जाता है। प्रमोटर के पास जो कंट्रोल है 75% का है। आरओई आरओसी की आंकड़ा भी करीब 44 से 40% के बीच में रही है। जहाँ नेट इनकम यदि आप मार्जिन को देखें तो करीब करीब 98% के आसपास रखती है लास्ट 12 महीने के हिसाब से। लेकिन रिसेंटली का ट्रेंड क्या कहता है, मार्केट की ट्रेंड कहाँ पे रखती है, उसको जरा समझने की हम कोशिश करें तो ये आंकड़ा देती है कि इनकी जो रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा रहा दिसंबर तक का, जो इनके ट्रेंडिंग में कई बार यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि 23 में इसमें 118 करोड़ की सेल्स में निगेटिव इम्पैक्ट डालती देखी गई थी। लेकिन मार्केट में इनको लेकर के 1400 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट देखा गया था हायर टू हायर जून 24 के अंदर। लेकिन फिलहाल यदि हम दिसंबर को देखते हैं 618 करोड़ जो कि पिछले पीरियड के मुताबिक कंपेयर करते हैं तो ये कह सकते हैं कि 490 करोड़ की बजाय जो अमाउंट्स निकल के आती है वो 618 करोड़ के आसपास आती है। इसके मुताबिक मार्केट 26% की वाई ग्रोथ करती देखी गई। तो दूसरा पहलू कहता है करीब 1091 करोड़ के मुताबिक मार्केट में जो है वो करीब करीब कह सकते हैं जो एक लंबी गिरावट रही फ्रॉम द क्यू आर क्यू बेसिस पे, जहाँ पे 43% के आसपास गिरावट दर्ज करती पाई गई है। तो ये अलग अलग पहलुआं हैं, इसको समझने की जरूरत पड़ती है। जहाँ पे कुछ चीज़ों में इनमें अच्छी खासी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का की बात शामिल करते तो कहीं पे इनके ओवरऑल यदि कंपनी को देखा जाए इंटरेस्ट की बर्डन बहुत ज़्यादा नहीं रही। ओवरऑल फिलहाल दिसंबर वाली पीरियड में इनकी लंबी गिरावट है और दिसंबर में लगातार ऐसी पहली बार नहीं है
कई बार मार्केट में दिसंबर के पीरियड में इनकी जो सिचुएशन है गिरती जाती है, जैसे 23 कंपेयर कर लीजिए, 22 को कंपेयर कर लीजिए। इसके अलावा पहले के कुछ डेटा के बेसिस पे देखेंगे तो दिसंबर में हमेशा इनका डाउनफॉल रहा है, और डाउनफॉल रहा है तो इनका चार्ट ग्राफ कहाँ पे कहते हैं, तो दिसंबर में हमेशा यदि डाउनफॉल रहा तो थोड़ा बहुत मार्केट गिरना सो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मार्केट के स्ट्रेटजी होता है खरीदना बेचना, जहां फायदा वहां फायदा, जहां नुकसान तो नुकसान की बात तो होती नहीं है, क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि क्या हम फायदे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट हैं तो फायदे तो लेना लेना ही आवश्यक बात होती है। कई बार तो नुकसान में लोग बेचते हैं पैनिक की वजह से। जहां निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है कंपनी में करीब 24,000 के आसपास, जहां एफआई की भूमिका 7% की है, आम पब्लिक के पास 17% की होल्डिंग रही है। और प्रमोटर्स में देखा गया जहां पे अल्पना संजय डायबिस और जो प्रमोटर्स ग्रुप्स हैं उनके पास 74% की होल्डिंग बनी हुई पहले रही है, पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को लेकर के। यदि फाइनेंशियल फंडामेंटल स्ट्रेटजी की ट्रेंड को जानने की कोशिश करें, जहां पीयर्स में चाहे वो बजाज फिनांस हो, बजाज फिनसर्व हो, या बजाज जियो फाइनेंशियल्स हो, बजाज होल्डिंग जैसी कंपनी, तो उनके आगे इनका जो रेश है वो बिल्कुल नहीं के मुताबिक है। लोग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बेर बिल्कुल नहीं है, चाहे वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जहाँ पी रेशियो के मुताबिक, या फिर करंट मार्केट की प्राइस को बुक वैल्यू से आपस में यदि कंपेयर करते हैं तो। इसके अलावा यदि लास्ट पॉइंट आउट को चर्चा करेंगे, जिसमें कि निकल के आता है कि नेट इनकम मार्जिन आखिर कितनी कमा के सेविंग करती है, उसके शामिल में ये देखा गया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसमें कि बजाज होल्डिंग जैसी कंपनी, जिसका मार्केट कैप करीब एक काफी बड़ा है, उसके मुताबिक मार्केट में इसका जो रेश रहा उसमें अच्छी खासी ग्रोथ लेवल इनकम की बात शामिल करते हैं, और दिसंबर में हमेशा पेनिक होती है। और पेनिक के साथ साथ यदि देखा जाए कंपनी का, तो हमने इसको लेकर ये समझने की कोशिश किया, तो इनका जो है उन्होंने एक डिस्क्लोजर भी दिया था लिस्टिंग को लेकर के, जहाँ चेंज ऑब्जेक्ट पौधे को, और कंपनी में शायद एमओए को चेंज कर रहे हैं, जहां ऑब्जेक्ट क्लॉज को लेकर कंपनी कुछ और भी कामकाज करने के लिए शायद करने की इच्छुक है। जो कंपनी ने कहा कि जनवरी 28 को उन्होंने एक अपडेट दिया था, जहाँ पे सरेंडर ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द अकाउंट ऑफ द वॉलंटरी एग्जिट फ्रॉम द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस से ये हटने वाली है, बाय द रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, जो कि होल्डिंग ऑन सब्सिडी ऑफ द कंपनी है। और इसके हिसाब से ये कहते हैं कि ये कंपनी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि रिलायंस की कमर्शियल फाइनेंस की है, जिसमें अप्रूवल ऑफ द मेंबर ऑफ द अदर जो कंपनी है उसने चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज को लेकर जिक्र करती देखी गई, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग और एसोसिएशन ऑफ, जो है वो कंपनी का जो पेपर्स होता है उसको चेंज करेगी, और अपनी कॉर्पोरेट अफेयर जो है उसमें कंस्टिट्यूटली ये अमेंडमेंट करेगी। फिर कंपनी करेगी क्या, कहते हैं जो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो ऑथोरिटीज हैं अप्रूव्ड जो कि रिलायंस जो है वो रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के जिक्र किया, जिनसे इनका जो कि एनबीएफसी से अपनी रजिस्ट्रेशन वो वॉलंटरी सबमिशन की बात शामिल किया है। आखिर इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये हो सकता है कंपनी कुछ और प्लान करने के लिए कोशिश करेगी, जिससे कोड ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर उन्होंने जिक्र करती देखी गई थी पिछले पीरियड में। अब आती है मार्केट में जो रिस्क फैक्टर है इस कंपनी का, क्या कहता है रिस्क फैक्टर, तो नहीं के मुताबिक कहता है रिटर्न का जो ग्रोथ लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा दर्ज करती देखी गई है। और यहाँ पे एक सवाल और आती है, अक्सर आती है, मैं उस सवाल को हमेशा कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि सर टारगेट कहाँ लगाएं, टारगेट किस प्राइस तक के लिए स्थिरता रखें, और कहाँ पे हम अपनी एशल के साथ निकलें। दोस्तों देखिए, ये एक सोचने वाली बात ये होती है, जब आप शॉर्ट पीरियड में रखते हैं ना, तो यह सिंपल सी बात होती है कि तब आप अपनी कैपिटल को नुकसान होने से भी बचने के लिए आपको एशल लगाना जरूरी है। यदि आपकी प्रॉफिट बनती है दिखती है तो प्रॉफिट को बुक करना जरूरी है, तभी तो मार्केट में कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तभी तो कोई प्रॉफिट भी बुक कर रहा है, कोई एसएल के साथ निकल भी रहा है। तो खुद की अपने अपने अंदर एक्सपेक्टेशंस होती है, सबकी अपनी अपनी एक रिस्क फैक्टर को लेकर के अवलोकन होता है, क्योंकि सबकी अलग अलग रिस्क झेलने की कैपेसिटी है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए यदि हम कंपेयर करते हैं इसको अब सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएसई फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे देखा गया कि ऑलमोस्ट पिछले
3 महीने से लेकर के और पिछले 5 सालों में करीब सोचिए 20,000% की रिटर्न क्रिएट कर चुका है इस स्टॉक, जबकि इस सेगमेंट में चाहे वो भी इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरह के कई बार नहीं आंकड़ा दर्ज करती देखी गई, जबकि पिछले 6 महीने से लगातार बिकवाली का प्रेशर था। तो यहाँ अभी भी पिछले 6 महीने के बाद भी मार्केट में स्थिरता बना के रखी हुई दिखती है, जबकि उनके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी पड़ी है। और भी फिलहाल के लिए यहाँ पे मार्केट के ट्रेंड को देखेंगे तो ट्रेंड में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। और मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर, क्योंकि मैं ना कोई ट्रेडर हूँ ना कोई एडवाइजर हूँ, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यदि वीडियो अच्छे लगे हों, वैल्यूएबल पॉइंट मिलते हों तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।